हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मानक वेस्टल सेल द्वारा विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखा था। इसके अलावा नन्स समीकरण किस तरीके से व्युत्पन्न होती है और उसके अनुप्रयोग जो है वो हमने डिस्कस किए थे। और इस आज के वीडियो में जो है वो हम इन निम्न टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर चालक जो हैं, धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होते हैं और इनके चालकत्व को क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं, और विद्युत अपघटनी सेल जो है उनके बारे में आज जो है वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चालक। देखिए, चालक के बारे में हालांकि अपन ने पीछे भी पढ़ा है। चालक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह है हो जाता है, अर्थात वे धारा प्रवाह है आसानी से कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और ये चालक जो है वो पीछे हमने देखे थे कि दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में पहला है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक भी इन्हें कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, जो धात्विक चालक होता है या इलेक्ट्रॉनिक चालक होता है, इसमें धारा प्रवाह है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, और ये जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं इनमें धारा प्रवाह जो है वो किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा होता है, या यूँ कह सकते हैं मुक्त फ्री आयंस के द्वारा यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद में हम धात्विक चालक को डिटेल से देखते हैं। देखिए, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वे चालक पदार्थ या वे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के धारा का चालन करते हैं उनमें हम क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब इनमें धारा का चालन होता है तो इसके रासायनिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जो है वो यहाँ पर दर्शाया नहीं जाता है। दूसरा, यदि हम कहें तो धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो धारा का प्रवाह करते हैं। फिर यदि हम कहें कि इन का जो चालकत्व है वो निम्न कारकों के ऊपर निर्भर करता है, इन्हें हम शॉर्ट में ही देखेंगे। जैसे धातु में प्रति परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं उनमें प्रति परमाणु इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो संख्या जो है वो इसको प्रभावित करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि सोडियम धातु है तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गया, मैग्नीशियम में 2 हो गए, एल्यूमिनियम में 3। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस आधार पर संख्या उनकी ज़्यादा या कम है, उस आधार पर इनमें धारा का चालन जो है वो कम या ज़्यादा होता है। दूसरा, धातु की संरचना और प्रकृति, धातु किस प्रकार की है। तीसरा, धातु का घनत्व, और चौथा है ताप। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अब ताप जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि अगर ताप हम बढ़ाएं तो इनकी चालकता जो है वो क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, और क्यों घटती है तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों का कंपन होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ने पर चालकता का मान या धारा का मान क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, धातुओं के अलावा कुछ अधातुएं जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन ब्लैक है, इनमें भी धारा का चालन जो है वो आसानी से होता है। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हम कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा देखिए, विद्युत अपघटनी चालक। अब देखिए, विद्युत अपघटनी चालक में हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में या गलित अवस्था में या अपने जलीय विलयन में धारा का चालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अर्थात ये जब ठोस अवस्था में हो तो इनमें धारा का चालन नहीं होगा, लेकिन जब ये पिघली अवस्था में हो या जल में घोले हुए हो तो इनमें धारा का चालन आसानी से हो सकता है, और ऐसे चालक क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी चालक। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अम्ल है, क्षार है, लवण है, ये सारे विद्युत अपघटनी चालक के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इनमें धारा चालन किसके द्वारा होता है? मुक्त आयनों के द्वारा होता है। मुक्त आयन जो है वो धारा का चालन करते हैं। ओके, उसके बाद में धात्विक चालक और ये जो विद्युत अपघटनी चालक है उनमें हम अंतर जो है वो देखते हैं। देखिए, धात्विक चालक के बारे में यदि हम कहें तो धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा प्रवाहित होती है, जैसा कि हमने कहा, और विद्युत अपघटनी चालक में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा, या हम कह सकते हैं मुक्त आयनों के द्वारा। दूसरा अंतर देखिए,
जब इनमें धारा प्रवाह होता है तो धात्विक चालकों में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। और जो विद्युत अपघटनी चालक होता है, इनमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि धारा प्रवाह से इनके आयनों का वियोजन हो जाता, आयन टूट जाते हैं या यौगिक अपघटित हो जाता है। तीसरा अंतर यदि हम कहें कि धात्विक चालकों में पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। पदार्थ का प्रवाह होने से तात्पर्य है कि इसमें जो पदार्थ है वो गति नहीं करते हैं, केवल और केवल गति कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें पदार्थ का प्रवाह होता है। पदार्थ का प्रवाह से तात्पर्य है कि विद्युत अपघटनी चालक में धारा प्रवाह कौन करता है? आयन करता है। और आयन कहाँ से बनते हैं? यौगिक से। तो यौगिक टूटता है तो उसके आयन बनते हैं और वो आयन क्या करते हैं? गति करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें पदार्थ का गमन होता है। क्यों? क्योंकि आयन गति करते हैं। फिर हम कहें कि धात्विक चालकों में, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने की, कि धात्विक चालकों में अगर हम ताप बढ़ाएं तो उनकी चालकता जो है वो घट क्यों जाती है? तो देखिए, मैंने अभी बताया, ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन बढ़ता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध बढ़ने के फलस्वरूप चालकता घट जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या धारा प्रवाह में जो बाधा आती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा कम होगी, धारा कम होगी तो हम कह सकते हैं चालकता भी कम हो जाती है। विद्युत अपघटनी चालक में यदि हम कहें तो ताप बढ़ाने पर इनमें चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे आयनों का वियोजन होगा, मतलब आयन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं आयन ज़्यादा बनेंगे तो धारा का चालन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघटनी चालक में धारा का प्रवाह कौन करते हैं? आयन करते हैं। तो आयन बढ़ते हैं अर्थात आयनों का वियोजन हो जाता है। जैसे मान लिया हमने लिया NaCl, तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो Na+ और Cl- अलग हुआ, मतलब 2 आयन बन गए। फिर और आयनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में हम ये 3-4 अंतर जो है वो समझा सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए विद्युत अपघटन का वर्गीकरण। विद्युत अपघटन या यूँ हम कह सकते हैं अपघट्टे, ठीक है, इसे हम अपघट्टे भी कह सकते हैं। विद्युत अपघट्टे का वर्गीकरण देखिए, विद्युत अपघट्टे का वर्गीकरण हम कहें कि वियोजन के आधार पर विद्युत अपघटन 2 प्रकार से, या विद्युत अपघट्टे जो है यहाँ हम अपघट्टे भी कह सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्टे, प्रबल विद्युत अपघट्टे, और दूसरा कौन सा होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्टे, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्टे में हम यदि कहें तो यह जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, यानी कि जब इन्हें हम जल में घोलते हैं तो इनका आयनन 100% हो जाता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्टे की यदि हम बात करें तो उनका आयनन जो है वो 100%, या यूँ कह सकते हैं पूर्णतया वो आयनित नहीं होते। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? प्रबल विद्युत अपघट्टे की। तो प्रबल विद्युत अपघट्टे जो है वो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, अर्थात वियोजित हो जाते हैं, यानी कि अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल यदि हम कहें तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल जो है वो कह सकते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। या फिर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण जैसे कि NaCl है और K2SO4। तो NaCl में प्रबल अम्ल जो है वो HCl हो गया, प्रबल क्षार NaOH हो गया, ठीक है। और इसमें KOH प्रबल क्षार हो गया, H2SO4 प्रबल अम्ल हो गया। दूसरा देखिए प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण। प्रबल अम्ल से तात्पर्य हो गया यहाँ पर HCl और दुर्बल क्षार से तात्पर्य हो गया NH4OH, ठीक है। तो इनसे जो लवण बनता है ये, ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। तो यह एग्जाम्पल है CH3COONA, सोडियम एसिटेट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल तो हो गया CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और प्रबल क्षार हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कह सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्टे के हैं। ओके, उसके बाद में आगे दुर्बल विद्युत अपघट्टे। तो दुर्बल विद्युत अपघट्टे में हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, अर्थात अपने आयनों में पूर्णतया 100% नहीं टूटते, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्टे।
अब हम कहते हैं कि ऐसे जो अपगट्टे होते हैं, ऐसे विलयन जो होते हैं, उनको हम यदि तनु करते हैं तो तनु करने पर इनका वियोजन क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लिया पहले ये 70% आयनित हो चुके हैं, अब इसको तनु कर रहे हैं। तनु यानी कि इसमें हम जल मिला रहे हैं, तो इसका आयनन 70 से बढ़कर 80 हो जाएगा, या 85 या 90 जो भी है। मतलब आयनन की मात्रा बढ़ जाती है जब विलयन को तनु करते हैं। विलयन को तनु करने से तात्पर्य है उसके अंदर जो है जल की मात्रा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एसिटिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है यानी कि H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का हुलतराइसी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत अपगट्टे जो है उसके चालकत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला है अंतरा आयनी आकर्षण। अंतरा आयनी का मतलब है कि आयनों के बीच का जो आकर्षण होता है उसे हम कहते हैं अंतरा आयनी आकर्षण। दूसरा देखिए आयनों का विलायकन। आयनों का विलायकन से तात्पर्य है कि आयन जो है वो घुलने की प्रवृत्ति किस प्रकार से रखते हैं। तीसरा है विलायक की शांता। विलायक की शांता से तात्पर्य है कि विलायक के अंदर गाढ़ापन जो है वो कितना है, यह भी इसी पर डिपेंड करता है। और जो तीसरे के बाद में चौथा है, उसमें हम कह सकते हैं कि विलयन की जो सांद्रता होती है, अर्थात विलयन की सांद्रता से तात्पर्य है कि विलयन तनु है या फिर सांद्र है, उस आधार पे भी चालकता प्रभावित होती है। और पांचवा फैक्टर है ताप। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर हैं जो विद्युत अपगट्टे के चालकत्व को प्रभावित करते हैं। आइए इन पांचों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए पहला है अपने अंतरा आयनी आकर्षण। ठीक है, अब देखिए अंतरा आयनी आकर्षण से तात्पर्य क्या है। अंतरा आयनी से तात्पर्य है कि आयनों के मध्य आकर्षण, जैसे ये आयन और ये आयन। ठीक है, तो इन आयनों के बीच में आकर्षण है। तो अगर हम कहें कि विद्युत अपगट्टे के आयनों में आकर्षण है तो विलायक में घोलने पर कम वियोजित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आयनों में आकर्षण ज़्यादा है। आकर्षण ज़्यादा है इसलिए ये आयन वियोजित नहीं होंगे, और जब वियोजित नहीं होंगे तो विलायक में नहीं घुलेंगे, और जब विलायक में नहीं घुलेंगे तो हम कह सकते हैं कि चालकता जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि मुक्त आयन बने ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जैसे मान लिया NaCl है। ठीक है, अब इस NaCl को हम जल में घोलते हैं। ठीक है, तो NaCl को जल में घोलेंगे तो ये धारा का प्रवाह कब करेगा? जब इसके Na+ और Cl- आयन टूटेंगे, तो जब ही ये धारा का चालन करता है। अब हम कहें कि Na और Cl के बीच में बंध जो है या आकर्षण जो है वो प्रबल है, तो आकर्षण अगर प्रबल हुआ तो ये आयन विलायक में नहीं आएंगे, और जब ये आयन विलायक में नहीं आएंगे मतलब वियोजित नहीं होंगे, और वियोजित नहीं होंगे तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं आकर्षण ज़्यादा होगा तो कम घुलेंगे। अब इससे संबंधित एक टर्म्स जो है वो भी ध्यान में रखिए। विलायक में घुलने पर आयन और विलायक में अंतर क्रिया होती है। आयन आया और विलायक आया, दोनों मिले, और मिलने पर अंतर क्रिया के फलस्वरूप यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम विलायकन ऊर्जा कहते हैं। विलायकन ऊर्जा मतलब उसके साथ घुलने की जो ऊर्जा होती है। अब देखिए यदि हम कहें आयनों का आकर्षण आयन विलायक ऊर्जा से अधिक हो। ठीक है, आयन आकर्षण ऊर्जा यदि आयन विलायक ऊर्जा से अधिक हो तो विद्युत अपगट्टे वियोजित नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि विद्युत अपगट्टे के आयनों में अगर आकर्षण ज़्यादा हुआ तो वो आकर्षण ज़्यादा होने पर बंद नहीं टूटेगा तो आयन फ्री नहीं होंगे, और जब आयन फ्री नहीं होंगे तो वियोजित नहीं होगा, मतलब आयन टूटेंगे नहीं, और जब आयन ही नहीं टूटेंगे तो धारा प्रवाह की बात अपन नहीं कर सकते, मतलब चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार के विद्युत अपगट्टे जो हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपगट्टे होते हैं, अर्थात उनमें वियोजन जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कारक देखिए आयनों का विलायकन। आयनों का विलायकन से तात्पर्य है कि आयनों का घुलने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं आयनों का विलायकन। देखिए विद्युत अपगट्टे के आयन और विलायक अणु के बीच में आकर्षण बल अगर प्रबल होता है तो आयनों का विलायकन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आयन और विलायक अणु, ठीक है, जैसे मान लिया NaCl अपन ने लिया, ठीक है, इसको हमने जल में घोला, ठीक है, तो यह है Na+
और ये Cl-, ये है जल के साथ प्रबल आकर्षण मिला लेते हैं तो आयन का विलायकन हो जाता है, मतलब आयन उसमें घुल जाता है। और जैसे ही आयन उसमें घुलता है तो आयन को विलायक अणु क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, तो ये विलायक अणु H2O है, ये H2O क्या करते हैं, Na+ और Cl- को घेर लेते हैं। जैसे Na+, यहाँ OH-, ये आकर इसको क्या करते हैं, घेरते जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही इस आयन को ये घेरते हैं, घेरने पर अणु का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही अणु का आकार बढ़ता है, हम जानते हैं आयनों का आकार यदि बड़ा होता है तो उन्हें गति करने में, ये यूँ कह सकते हैं, उनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब आयनों की गति कम होती है तो हम समझ सकते हैं कि धारा का प्रवाह कम होता है, और धारा का प्रवाह कम होता है तो हम कह सकते हैं चालकता भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि आयनों की गति कम हुई तो धारा प्रवाह भी कम हुआ। ठीक है, धारा प्रवाह कम हुआ तो चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि विलायक अणु जो है वह इसमें घुल जाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह बड़े अणु बना लेते हैं और आयनों की गति कम होती है, क्योंकि अणु बड़ा है इसलिए गति उसकी कम होगी। फलस्वरूप चालकता भी क्या हो जाती है, या चालकत्व भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए विलायक की शांतता। विलायक की शांतता से तात्पर्य है कि विलायक यदि गाढ़ा हुआ तो वो आयनों को अपने साथ जोड़ लेता है, और जब आयन गाढ़ेपन के साथ प्रबलता से जुड़ जाते हैं तो आयनों की गति क्या हो जाती है, कम, क्योंकि विलायक की शांतता ज़्यादा है। मतलब वह आयनों का प्रवाह नहीं होने देता, और आयनों का प्रवाह नहीं हो रहा है मतलब चालकता कम हो जाती है। अगला देखिए विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता से तात्पर्य है कि यदि हम उसमें जल मिलाते हैं, मतलब तनुता बढ़ाते हैं, तो मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो आयन बनेंगे, और आयन बनेंगे तो चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखिए ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर हम कह सकते हैं कि धात्विक चालकों की चालकता तो घटती है। क्यों घटती है, हमने कहा था कि धात्विक कंपन जो है वो परमाणु में कंपन बढ़ जाते हैं, फलस्वरूप प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, फलस्वरूप चालकता जो है वह ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ताप बढ़ाने पर चालकता घटने की, किसके लिए, धात्विक चालकों के लिए। ठीक है, लेकिन विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनमें चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, इसका कारण भी हमने पीछे देखा है कि ताप बढ़ाने पर आयनों का वियोजन बढ़ जाता है, फलस्वरूप चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ताप बढ़ाने पर धातु परमाणु कंपन करने लगते हैं, फलस्वरूप प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि इस तरीके से चालकता बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिए विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल से तात्पर्य क्या है कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अब देखिए इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। अब देखिए विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया जिस पात्र में करवाई जाती है उसे ही हम विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत अपघटनी सेल का एक डायग्राम। तो यहाँ देखिए एक पात्र है, ये पात्र हमने लिया। ठीक है, और इस पात्र में हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है वो डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमने कहा HCl मिला दिया हमने। ठीक है, 2 छड़ें लगा दी, एक छड़ ये और एक छड़ ये। ठीक है, और इनको जो है वो बैटरी से इस तरीके से हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही HCl इसमें जाता है
तो इसका एक आयन तो बनता है H+ और एक बनता है Cl-। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि एनोड जो है वो यहाँ पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो यहाँ क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये एनोड है जो पॉजिटिव होगा, कैथोड है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है आयनों का वियोजन होता है, आयनों का वियोजन होता है तो कैथोड कौन सा है, प्लस है, तो सॉरी एनोड कौन सा है, प्लस है, तो प्लस की ओर माइनस आयन आना शुरू हो जाते हैं, और कैथोड कौन सा है, माइनस है, तो माइनस की ओर प्लस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आयन जो है वो अपने विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर आना शुरू हो जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। और ये जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। यानी कि जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि इसके अंदर का जो विद्युत अपघट्य होता है वो आयनों में टूट जाता है और उसके आयन जो होते हैं वो अपने विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया विद्युत अपघटन, और ये जो पात्र है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसे एक और चित्र के माध्यम से भी हम समझते हैं। देखिए, ये देखिए, ये एनोड है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं पॉजिटिव, कैथोड जो है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ जो हमने Cl लिया है, ठीक है, तो ये Cl जो है वो यहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और यहाँ पर जो H+ है वह इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एनायन यानी कि ऋण आयन जो है वो तो इधर जा रहे हैं, कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन जो है वो जा रहे हैं इधर। तो आयन अपने विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करते हैं और यह जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए Cl हमने लिया है, तो Cl जो है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। कहाँ पर, Cl नेगेटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन एनोड पर आता है और एनोड पर आकर अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर। ठीक है, फिर देखिए H2, ये जो H+ आयन है ये कहाँ आता है, कैथोड पर, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, एनोड से होते हुए इधर कैथोड पर, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर H2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तो Cl2 गैस मुक्त होती है और यहाँ पर कौन सी होती है, H2 गैस से मुक्त होती है। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटनी सेल को हम समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में हमने क्या लिया है, HCl लिया है। ठीक है, आप और भी अपघट्य लिख सकते हैं, जैसे NaCl है, और भी बहुत सारे लवण जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से विद्युत अपघटनी सेल को HCl विद्युत अपघट्य के माध्यम से यहाँ पर समझा। एक बात ध्यान में रखने की, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप दोनों के चिन्ह जो है वो अच्छी तरीके से याद रखेंगे। विद्युत रासायनिक में एनोड नेगेटिव, विद्युत अपघटनी में पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ध्यान में आप रखेंगे। और ये विद्युत अपघटनी सेल की कार्यप्रणाली और इसका चित्र हमने यहाँ पर समझा। आप जो है वो इन दोनों में से या ये दोनों चित्र जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए इसकी कार्यप्रणाली हम समझ सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल में विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेते हैं। मान लिया विद्युत अपघट्य हमने लिया HCl। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद में क्या करते हैं, धातु की 2 छड़ें लगाते हैं। ये धातु की 2 छड़ें 1, ये धातु की छड़ें 2। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इन्हें बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का टर्मिनल हुआ, ये इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ये प्लस और माइनस। ठीक है, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड, ये धन सिरा है इसलिए ये एनोड हो गया, ये ऋण सिरा है इसलिए ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। चूंकि ये धन सिरा है इसलिए इस पर ऋण आयन आएंगे। कैथोड धन सिरा है, सॉरी ऋण सिरा है इसलिए उस पर धन आयन आकर विसर्जित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए
विद्युत अपघटनी सेल में यदि हम विद्युत अपघट्य के रूप में क्या लें, HCl विलयन लें, तो इसमें अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है। देखिए HCl का वियोजन होता है और बनता है HCl H+ और Cl- आयनों के रूप में, ठीक है। और एनोड की यदि हम बात करें तो एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर कौन जाएगा, ये नेगेटिव Cl- जाएगा, ठीक है। और ये Cl- आता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करता है, त्याग देता है, ठीक है। ये 2Cl- गए, ये Cl2 में बने और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, त्याग दिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं, मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए कैथोड पर, अब कैथोड जो है वो कौन सा आयन, कौन सा पोल है, नेगेटिव पोल है। तो नेगेटिव पोल पर कौन आ जाता है, पॉजिटिव, यानी कि ये H+ आ जाता है। तो यहाँ पर ये 2H+ आते हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागे गए हैं इनको ले लेते हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं, ठीक है, H2 गैस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, H2 गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट जो है वो बता सकते हैं कि इस विलयन में विद्युत अपघटन से एनोड पर तो क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस निर्मित होती है। तो इस प्रकार से हम जो है वो विद्युत अपघटनी सेल की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं और इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। तो इस आज की वीडियो में हमने जो है वो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा और चालक के बारे में बातचीत की, जिनमें धात्विक चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक या विद्युत अपघट्य चालक, इन सभी के बारे में हमने देखा और इनके अंतर भी देखे। आशा करता हूँ आपने इसे अच्छी तरीके से समझा होगा। थैंक यू।